दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम तथा उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता डैश डैश ने की थी। ऑप्शन ए मोगलपुत्र तीस, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी महासंघिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के कुछ समय बाद ही 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय राजगृह बिहार के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने की थी। इस संगीत में 500 से 600 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड, सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। ऑप्शन सी डॉक्टर गुहा, सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। ऑप्शन डी जॉन मार्शल, सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं सुमेलित है। जॉन मार्शल सिंधु लोगों को मंगोलियन प्रजाति के नहीं मानते थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आगरा किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगरा को सिकंदर ने स्थापित किया था, यानी आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था और आगरा 1526 से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश 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 के दौरान लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1739 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ और इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी शहादत हसन मिंटो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा था। वर्ष 1905 में इसे लिखा गया था और इस गीत को उन्होंने सर्वप्रथम लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा गया। ऑप्शन ए यह एक आदर्शवादी युद्ध था। ऑप्शन बी यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। ऑप्शन सी यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन डी यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये गलत कथन है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? ऑप्शन ए लाला सुल्तान सिंह, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन तथा 1889 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित पांचवें अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी कस्तूरबा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। यानी 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई मैदान में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा बुलंद करने के साथ ही ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत मध्य रात्रि तथा 9 अगस्त तक कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और नजरबंद कर दिया था। अब जिम्मेदारी युवा कार्यकर्ताओं पर आ गई और शेष सत्र का अरुणा आसफ अली ने संचालन किया तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी रखा तथा उसका नेतृत्व किया। उनकी इस बहादुरी तथा सूझबूझ के कारण ही उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी तथा हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बाद कौन कौन से कथन सही हैं उनसे संबंधित सही कूट का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। दूसरा है इसमें पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तीसरा है इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ऑप्शन 4 गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। तो उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं उन सही कथनों को सम्मिलित करते हुए सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है जबकि चौथा इसमें नहीं सही है। गांधी जी ने ये नहीं कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की परतें जहां विद्युत चालकता होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें होती हैं जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में हम विभाजित कर सकते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और आयन मंडल में ऊंचाई के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसी परत में विद्युत चालकता होती है और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसों की परतों का एक आवरण होता है। इसके अलावा अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतें भी पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट और ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों से अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर स्थित लंका द्वीप सागर का हिस्सा है। वहीं दक्षिण भारत की थमीर बरानी नदी तथा श्रीलंका की अरु नदी जो है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। उल्लेखनीय है कि यहाँ डुगांग यानी समुद्री गाय पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी को 1986 में भारत द्वारा समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के त्र्यंबकम स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर और अफवाह क्षेत्र 1.13 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह नदी भारत के अफवाह क्षेत्र में 10% का योगदान करती है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इस बांध का निर्माण 1955 से 67 आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलकोंडा जिलों के सीमा पर कराया गया। इस बांध के द्वारा आसपास के जिलों की सिंचाई होती और इसके अतिरिक्त इस बांध से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी नंदा देवी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की है, लेकिन ये नेपाल में स्थित है, भारत की सीमा के अंदर पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,597 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? ऑप्शन ए विक्रेता का कमीशन, ऑप्शन बी प्रशासनिक स्टाफ वेतन, ऑप्शन सी बैंक लोन पर ब्याज और ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत के नाम से भी जाना जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले खर्च को उस वस्तु की उत्पाद लागत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष किस डैश डैश में लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2010। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर बने रहना, ऑप्शन डी कमी या वृद्धि दोनों हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में वृद्धि होती है, और जबकि मुद्रास्फीति की वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या सिद्धांत अनेक अर्थशास्त्रियों तथा गणितज्ञों द्वारा अलग अलग समय पर दिया गया है, लेकिन रॉबर्ट माल्थस, जिनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उन्होंने बताया कि अगर देखरेख न की जाए तो जनसंख्या अपने संसाधनों को बढ़ा लेगी, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, NLRMP का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए न्यू लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल लैंड रेवेन्यू मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NLRMP का तात्पर्य नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। यह योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भूमि संबंधित आंकड़ों को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया जाएगा, ताकि भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स को अधिक सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमसेन सच्चर, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी रमेश चंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और इसके 2 अन्य सदस्य KM पडिक्कर और HN कुंजरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी, और रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृत के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रावधान सुझाया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ऑप्शन बी कार्यक्रम का विवरण, ऑप्शन सी प्रस्तावित बजट के दस्तावेज, ऑप्शन डी खाता संबंधी सामग्री। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागरिक जो चार्टर होता है उसमें प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का जो है शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि डैश 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 द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे, और ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी भारत के लोगों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयन द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य व क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है और यह एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली और हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, ऑप्शन डी है कर्नाटक और केरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। ये राज्य या केंद्र शासित राज्यों में एक ही उभय उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय का नाम पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुजियर द्वारा बनाया गया था। इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश A.N. भंडारी थे। अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदें डैश डैश के कारण गोल होती हैं? ऑप्शन ए लगातार वाष्पीकरण, ऑप्शन बी जल की श्यानता, ऑप्शन सी वायु घर्षण और ऑप्शन डी जल के पृष्ठ तनाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की बूंदें जल के पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र फल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती हैं, क्योंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए है जूल प्रति किलोग्राम में, ऑप्शन बी जूल ग्राम में, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन डी किलोग्राम घन सेंटीमीटर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश डैश बनता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी CO। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो CO2 बनता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की पारमाणविक त्रिज्या क्या है? ऑप्शन ए 37 pm, ऑप्शन बी 27 pm, ऑप्शन सी 47 pm, ऑप्शन डी 17 pm। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या 27 pm होती है और हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उन्होंने इसे लोहे पर तन H2SO4 की अपक्रिया से प्राप्त किया था। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जिसका प्रतीक H तथा परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मानव हृदय के दाएं हिस्से में कितना होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ऑप्शन बी मिश्र रुधिर होता है, ऑप्शन डी ऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है और ऑप्शन डी रुधिर नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं भाग में शुद्ध रुधिर भरा होता है, जिसमें 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं जो दाएं एवं बाएं दोनों ओर स्थित होते हैं। दाएं अलिंद द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तथा बाएं निलय द्वारा शुद्ध रुधिर समस्त शरीर को जाता है। तो साथियों, ये थे GK/GS प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के 30 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट व्याख्यात्मक सॉल्यूशन, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल CPT एग्जाम, BDO री एग्जाम, BEd एंट्रेंस एग्जाम, UPP, SSC GD, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहां पर GK/GS पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट 30 प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।